इंटरनेट पर हर वेबसाइट, हर एपीआई, हर बैकएंड का बेस होता है एक एचटीटीपी सर्वर। एंड गेस व्हाट, नोड.जेएस में हम सिर्फ फ्यू लाइंस के द्वारा ही एक अपना एचटीटीपी सर्वर क्रिएट कर सकते हैं। नोड.जेएस का बिल्ट इन एचटीटीपी मॉड्यूल हमें अलाउ करता है क्लाइंट से रिक्वेस्ट रिसीव करने और उनको रिस्पॉन्स भेजने, वो भी बिना किसी एक्सटर्नल लाइब्रेरी के। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एचटीटीपी सर्वर क्या होता है और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल क्या होती है, जो ब्राउजर में भी ओपन होगा और कस्टम रिस्पॉन्स भी भेजेगा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहाँ हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं हम कि नोड.जेएस में एचटीटीपी सर्वर कैसे बना सकते हैं। उससे भी पहले समझते हैं कि एचटीटीपी सर्वर आखिर होता क्या है। एन एचटीटीपी सर्वर वो सर्वर होता है जो कि लिसन करता है सारी रिक्वेस्ट को जो भी ब्राउज़र से या फिर क्लाइंट साइड से आ रही होती हैं, और उसके बाद उन्हें रिस्पॉन्स सेंड करता है इन द फॉर्म ऑफ HTML या फिर जेसन फॉर्मेट, या फिर कोई भी फाइल सेंड करना, या फिर कोई भी मैसेजेस को सेंड करना। इन Node.js वी कैन बिल्ड अ सर्वर यूजिंग जस्ट बिल्ट इन HTTP मॉड्यूल, और हम Node.js में HTTP मॉड्यूल का यूज़ करके HTTP सर्वर बना सकते हैं। हम यहाँ पर और भी सारे वेज होते हैं, आपने सुना होगा कि हम एक्सप्रेस का यूज़ करके भी बना सकते हैं, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम जो बिल्ट इन मॉड्यूल होता है Node.js में HTTP, उसकी हेल्प से हम यहाँ पर HTTP सर्वर बनाएंगे। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि हम HTTP मॉड्यूल का यूज़ करके कैसे सर्वर बना सकते हैं। इस वीडियो के लिए जो मैं फाइल बनाऊंगा वो है tut6.js, और हर वीडियो की तरह ही आपको इस वीडियो की फाइल की गिटहब रेपोजिटरी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली, और हमें इसके लिए कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता कि हमें कुछ भी इंस्टॉल करना पड़े डिपेंडेंसी अलग से, क्योंकि जो HTTP मॉड्यूल है वो बिल्ट इन मॉड्यूल होता है। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे const HTTP इक्वल रिक्वायर, और हम यहाँ पर HTTP को जो है वो रिक्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक लिखा है यहाँ पर नोड HTTP और एक HTTP। आप किसी को भी रिक्वायर कर सकते हैं। नोड HTTP का मतलब होता है, मीन्स कि ये जो पैकेज है वो एक इनबिल्ट पैकेज है। मीन्स कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर नोड लिखें या फिर ना लिखें, इससे आपके पैकेज पर कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ता, लेकिन ये सिर्फ कोड को मतलब रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, कि इससे हमें देखते ही समझ आ जाएगा कि कौन सा पैकेज जो है वो इनबिल्ट है और कौन सा नहीं है। मान लो यहाँ पर हम जैसे नोड HTTP लिख दें। फॉर एग्जांपल हमने जैसे पिछली वीडियोस आपने देखी हो तो हमने FS मॉड्यूल का यूज़ किया था, जो कि अगेन एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है। तो हम सिंपली लिखेंगे कि FS इक्वल रिक्वायर, और हम FS एज इट इज़ इसमें रिक्वायर कर सकते हैं, या फिर हम नोड FS भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अगेन जो है वो एक इनबिल्ट मॉड्यूल है। लेकिन अगर हम देखें यहाँ पर हमारे पास पैकेज.json में .env इंस्टॉल्ड है एक मॉड्यूल, तो हम .env में node.env नहीं लिख सकते, हमें सजेशन ही नहीं आएगा अगर हम लिखें .env इक्वल रिक्वायर, और अगर हम यहाँ पर जाएँ लिखें .env, तो हमें सिर्फ .env देखने को मिल रहा है, हमें node::env देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि .env जो है वो एक बिल्ट इन पैकेज नहीं है। तो कुल मिलाकर रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर node:: अगर वो इनबिल्ट पैकेज है तो लिखते हैं उस पैकेज का नाम, अदरवाइज हम एज इट इज़ लिख देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कौन कौन से पैकेजेस जो हैं इसमें वो बिल्ट इन है और कौन कौन से बिल्ट इन नहीं है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको सबसे पहले तो समझ आई होगी। तो सबसे पहले तो हम इंपोर्ट करेंगे HTTP मॉड्यूल को, उसके बाद हम बनाएंगे सर्वर। लिखेंगे हम const सर्वर इक्वल HTTP डॉट क्रिएट सर्वर। अब ये जो क्रिएट सर्वर है ये सबसे पहले तो एक कॉल बैक लेता है, और इस कॉल बैक में हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो पैरामीटर्स देखने को मिलते हैं। मीन्स जो क्रिएट सर्वर है वो कॉल बैक लेता है और रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आर्गुमेंट्स इसको भेजता है। और इस यहाँ पर आप जो रिक्वेस्ट देख रहे हैं वो होता है जो भी रिक्वेस्ट क्लाइंट साइड से आ रही होती है वो इस ऑब्जेक्ट का होता है, और अगर हमें कोई रिस्पॉन्स सेंड करना होता है तो हम यहाँ पर RES का यूज़ करते हैं। तो हम सिंपली अभी तो कर देंगे RES.write, और यहाँ लिख देंगे हम हेलो फ्रॉम Node.js, और हम सिंपली RES.end कर देंगे। इसके बाद हमें
इस सर्वर को लिसन करना होता है किसी पोर्ट पे, तो हम लिखेंगे सर्वर डॉट लिसन और हमें यहाँ पर पोर्ट नंबर देना होता है, मान लो यहाँ पर दे देते हैं 3000। इसके बाद ये सेकंड आर्गुमेंट लेता है कॉल बैक, मीन जैसे ही हमारा सर्वर लिसन करने लगेगा 3000 पोर्ट पर तो ये कॉल बैक जो है वो फायर हो जाएगा या फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं कि सर्वर इज़ रनिंग ऑन 3000 पोर्ट। तो ये हमारा बेसिक सा HTTP सर्वर। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले तो HTTP मॉड्यूल को रिक्वायर किया, उसके बाद हमने हमारे पास HTTP में क्रिएट सर्वर फंक्शन होता है जो कि एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और इस कॉल बैक फंक्शन को एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स 2 आर्गूमेंट पास करता है। ऐसा पैरामीटर इस कॉल बैक में इसे आर्गूमेंट मिल जाएंगे और हम RES की हेल्प से जो भी रिस्पॉन्स हमें क्लाइंट साइड पर सेंड करना होगा वो हम रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ये जो सर्वर मिलता है, हम जब क्रिएट सर्वर बनाते हैं तो इस सर्वर को हमें एक किसी पोर्ट पर लिसन करना होता है, तो हमने 3000 पोर्ट दे दिया और यहाँ पर सेकंड आर्गूमेंट देते हैं जो भी कॉल बैक हमें फायर करना हो जब ये लिसन करने लगे, तो वहाँ पर हमने दे दिया कि सर्वर इज़ रनिंग ऑन 3000 पोर्ट। फाइल को सेव करेंगे और कोड को रन करेंगे tut6.js, तो आप देखेंगे कि हमें यह हमारे पास जो ये कॉल बैक था तो हमें लिखा आ गया कि सर्वर इज़ रनिंग ऑन 3000 पोर्ट। और अगर हम ब्राउज़र पर जाएं और ब्राउज़र पर टाइप करें लोकल होस्ट 3000 तो आप देखेंगे कि हेलो फ्रॉम Node.js हमें देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार आप बेसिक HTTP सर्वर बना सकते हैं यूजिंग HTTP मॉड्यूल। तो हमने देखा कि सबसे पहले HTTP मॉड्यूल को हमें इंपोर्ट करना होता है HTTP सर्वर बनाने के लिए। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले तो एक वेरिएबल लेते हैं जिसमें http.createServer को हम कॉल करते हैं। ये HTTP create server एक कॉलबैक लेता है और इस कॉलबैक के अंदर हम रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट, हमारे पास 2 पैरामीटर्स मिलते हैं जहाँ पे रिक्वेस्ट जो होता है वो कंटेन करता है रिक्वेस्ट की इन्फो, जैसे कि किस URL पर रिक्वेस्ट भेजी गई है, क्या मेथड है रिक्वेस्ट का, या फिर उस रिक्वेस्ट में क्या क्या हेडर्स थे, और जो RES है वो यूज़ किया जाता है अगर जो भी हमें रिस्पॉन्स सेंड करना हो। इसके बाद है कि हम सर्वर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो सर्वर वेरिएबल था उसमें लिसन मेथड होता है। इस मेथड में हमें वो पोर्ट पास करना होता है जिस पोर्ट पर हमें इस सर्वर को लिसन करना है, और उसके बाद जो सेकंड आर्गूमेंट है वो ये होता है कॉल बैक, मीन्स ये कॉल बैक फायर हो जाएगा या फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे ही हमारा सर्वर उस पोर्ट पर लिसन करने लगेगा। और जैसे ही हम विज़िट करेंगे 3000 पोर्ट पर लोकल होस्ट से, तो हमें ब्राउज़र पर जो भी हमने /route पर, या फिर अभी तो हमने कोई भी रूट नहीं बनाया था तो हमें एज इट इज़ हेलो फ्रॉम Node.js देखने को मिल गया। तो उम्मीद है इतना बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको HTTP सर्वर का समझ आया होगा। इसके बाद है कि इसमें हम अलग अलग रूट्स को कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे पास request.url में हमें वो रूट देखने को मिलता है जिस रूट पर यूज़र ने या फिर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की होती है। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे थे कि हम कोई भी रूट को हैंडल नहीं कर रहे थे, लेकिन क्या हो कि मान लो यूज़र ने सबसे पहले होम के लिए रिक्वेस्ट की, या फिर मान लो यूज़र ने रिक्वेस्ट की अबाउट के लिए, या फिर मान लो यूज़र ने किसी ऐसे रूट पर रिक्वेस्ट कर दी जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। मान लो यूज़र ने रिक्वेस्ट कर दी /लोकेंद्र पर, तो हमें इन सारे अलग अलग रूट्स को हैंडल करना पड़ता है। इसके लिए हम लिखते हैं कि इफ़ request.url अगर बराबर हो किसके, /root के, या फिर मान लो हमने दे दिया कि अगर request.url जो है वो बराबर हो /home के, तो सिंपली भेज दो response.end होम पेज। आप चाहें तो पहले response.write कर सकते हैं, उसके बाद response.end कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली response.end में आप जो है जो भी आपको मैसेज सेंड करना हो वो डायरेक्टली सेंड भी कर सकते हैं। जनरली हम response.write या response.send जैसे फंक्शंस का यूज़ नहीं करते, हम यूज़र को JSON फॉर्मेट में डेटा भेजते हैं या फिर HTML फॉर्मेट में डेटा भेजते हैं, जो कि हम डिटेल में अगली वीडियोज़ में ज़रूर देखेंगे। अभी के लिए हम देखते हैं कि कैसे हम इन रूट्स को हैंडल करते हैं। इसके बाद देंगे कि मान लो अगर हमारा जो रूट है वो / या फिर /home नहीं हुआ, मान लो हुआ हमारा request.url, मान लो हमारा होता है अबाउट, तो हम सिंपली भेज देंगे response.end
अबाउट पेज। अदरवाइज़ मान लो इन दोनों में से ही नहीं होता है तो हम सिंपली भेज देंगे। तो हम सिंपली सबसे पहले तो हम अपना जो स्टेटस कोड है उसको चेंज करेंगे 404, और 404 यूज़ किया जाता है जब भी कोई भी यूज़र ऐसे URL पर रिक्वेस्ट करने का ट्राई करे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, और इसका जो मैसेज होता है 404 स्टेटस कोड का सिंपली वो होता है नॉट फाउंड। और हम मैसेज सेंड कर देंगे response.end पेज नॉट फाउंड। हम फाइल को सेव करेंगे और अपना जो सर्वर है उसको रीस्टार्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने VS कोड और ब्राउज़र को साइड बाय साइड खोल लिया ताकि हमें पेज बार बार स्विच ना करना पड़े। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो हमारा जो सर्वर है उसको रीस्टार्ट कर लेंगे, और हम जैसे ही यहाँ पर रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें होम पेज देखने को मिल रहा है। हमें होम पेज देखने को इसलिए मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 के बाद यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं लगा है तो जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो स्लैश होता है। मीन्स जैसे ही आपने देखा मैंने स्लैश लगा कर रिक्वेस्ट की तो भी वो स्लैश जो है वो गायब हो गया। मीन्स इसका जो request.url था वो स्लैश था। अगर मान लो हम request.url यहाँ पर हम लिख दें स्लैश होम तो भी हमें होम देखने को मिलेगा, होम पेज, क्योंकि यहाँ पर हमने दिया है कि अगर request.url इवन स्लैश होम हो तब भी हमें होम पेज देखने को मिलेगा। सिमिलरली मान लो हम यहाँ पर दे देते हैं अबाउट। हम यहाँ पर अबाउट पे जाएंगे तो हमें अबाउट पेज देखने को मिल रहा है अगेन, क्योंकि हमने एल्स इफ में दिया है कि अगर request.url अबाउट हो तो हमें ऑब्वियसली अबाउट पेज देखने को मिले। मान लो हम किसी ऐसे रूट पर रिक्वेस्ट करने का ट्राई करते हैं जो कि एग्जिस्ट ही ना करे, मान लो हमने एंटर किया तो पेज नॉट फाउंड हमें मिल गया। मान लो क्या हो कि अगर हम इस एल्स ब्लॉक को देते ही नहीं, मान लो हमने इस एल्स ब्लॉक को हटा दिया और हम सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे अगेन। अब जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारा जो पेज है वो लोड होते ही जा रहा है, हमें कोई भी रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि हमने क्या किया, हमने यहाँ पर कहीं भी इस तरह के रूट को हैंडल ही नहीं किया। और हैंडल ही नहीं किया तो ये जो रिक्वेस्ट है वो इस कोड के अंदर तो आएगी लेकिन इससे कभी बाहर जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि हम कोई रिस्पॉन्स सेंड ही नहीं कर रहे। तो इसीलिए ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि हम हमेशा एल्स ब्लॉक को इसमें हैंडल करें। और अब हम जैसे ही फाइल को सेव करेंगे, कोड को रीरन करेंगे और पेज को अगेन रिफ्रेश करेंगे तो आपको पेज नॉट फाउंड देखने को मिल जाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद मान लो आपको HTML रिस्पॉन्स सेंड करना हो, इंस्टेड जो ये आप यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट सेंड कर रहे हैं इसकी जगह आपको एक HTML रिस्पॉन्स सेंड करना हो, तो आप सिंपली यहाँ पर हम बैक टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। और बैक टेक्स्ट जो कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है या फिर अलाउ करता है तो हम उसी का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हम अपना HTML लिखेंगे। मान लो हमने लिखा H1 वेलकम, और हम यहाँ पर H1 को जो है वो क्लोज भी कर देंगे। यहाँ पर हम एक और मान लो टैग दे देते हैं, मान लो P, और यहाँ पर हम लिख देते हैं होम पेज, और हम P को क्लोज भी कर देंगे। फाइल को सेव करेंगे, कोड को रीरन करेंगे, और यहाँ से हम अब जाएंगे कहाँ पे, स्लैश रूट पे। तो आप देख रहे हैं कि अब हमें वेलकम और होम पेज जो है वो एक HTML फॉर्म में देखने को मिल रहा है। कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि जो वेलकम है वो बड़े उसमें फॉन्ट्स में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हमने H1 का यूज़ किया हुआ है। जो होम पेज है वो छोटे फॉन्ट में है क्योंकि हमने यहाँ पर P जो कि पैराग्राफ के लिए होता है उसका यूज़ किया है। तो इस प्रकार आप अपना HTML भी सेंड कर सकते हैं ऐसा रिस्पॉन्स। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद है जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे जो कि होता है जेसन रिस्पॉन्स। मैं इसको करूँगा कमेंट आउट, उससे भी पहले मैं इसको करूँगा कमेंट आउट, और यहाँ से हम इसके बाद जेसन रिस्पॉन्स एंड करेंगे। हम लिखेंगे response.end और हम यूज़ करेंगे json.stringify मेथड का। इसके अंदर हम अपना ऑब्जेक्ट पास करेंगे। मान लो हमने दे दिया नेम इक्वल लोकेंद्र, और मान लो हमने दे दिया एज इक्वल मैंने दे दिया 25। फाइल को सेव करेंगे, अपना जो सर्वर है उसको रीस्टार्ट करेंगे, और अब अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि हमें एक ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहा है जो कि एक जेसन ऑब्जेक्ट है। और इसको कंफर्म करने के लिए अगर आप यहाँ पर एक्सटेंशंस में जाएंगे और यहाँ पर आप सर्च करेंगे थंडर क्लाइंट, तो अभी तो मेरे में डिसेबल और अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। जैसा कि अगर मैं इसको हाइड करूँ तो डिसेबल अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर हम थंडर क्लाइंट को खोलें और यहाँ पर हम
न्यू रिक्वेस्ट करें इसमें, और इसमें मैं जाऊंगा localhost:3000 और इसमें मैं रिक्वेस्ट सेंड करूंगा। तो आप देखेंगे कि जो रिस्पॉन्स है वो हमें एक जेसन फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है चीज़ आपको समझ आई होगी कि कैसे आप एक स्ट्रिंग सेंड कर सकते हैं एज आ रिस्पॉन्स, कैसे आप पूरा का पूरा HTML सेंड कर सकते हैं, और कैसे आप जेसन भी सेंड कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया कि कैसे हमें HTML को सेंड करना है, और यहाँ पर जो ये सेट हेडर देख रहे हैं ये ब्राउज़र को बताने के लिए होता है कि किस प्रकार का डेटा आप सेंड कर रहे हैं। और अगेन मैंने ये भी बता दिया कि कैसे हम जेसन डेटा को सेंड करते हैं। उसके बाद है कि हम स्टैटिक फाइल्स को भी सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर जो text.txt फाइल है जिसमें मैंने लिखा हुआ है, बहुत ही बड़ी फाइल है जिसमें मैंने लिखा है दिस इज़ रिटन बाय Code2। हम इसी को सर्व करेंगे एज आ स्टैटिक फाइल। तो हम इसी को सर्व करेंगे। इसके लिए हमें करना होगा, सबसे पहले मैं इसको करूँगा कमेंट आउट। यहाँ पर हम fs मॉड्यूल को रिक्वायर करेंगे। और अगर आपको नहीं पता कि ये fs मॉड्यूल क्या होता है तो आपको मेरी पिछली वीडियोस देखनी चाहिए जिसमें मैंने fs मॉड्यूल के बारे में डिटेल में बात की है। और हम यहाँ पर जाएंगे, लिखेंगे fs.read फाइल। हमें सबसे पहले आर्गुमेंट देना होता है अपनी फाइल का पाथ, और हमारी जो फाइल है वो सेम ही डायरेक्टरी में है तो हमें और कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। और हम यहाँ पर दे देंगे UTF-8, और जो अगला आर्गुमेंट होता है वो होता है कॉल बैक। इस कॉल बैक में हमें सबसे पहले मिलता है एरर और दूसरा मिलता है हमें डेटा। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमें एरर देखने को नहीं मिलेगा तो हम एरर को इग्नोर कर देते हैं अभी के लिए, और हम यहाँ से सेंड कर देंगे डायरेक्टली response.end, और उसमें हमारा जो डेटा है उसको सेंड कर देंगे। फाइल को सेव करेंगे, कोड को रीस्टार्ट करेंगे, मीन्स सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे, और हम यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि दिस इज़ रिटन बाय Code2। हमारी जो स्टैटिक फाइल थी text.txt वो हमें सर्व होकर दिख रही है हमारे HTTP सर्वर के द्वारा। अब ये जो अप्रोच है वो स्लो एंड मैनुअल है, और एक्सप्रेस के द्वारा हम इसे इम्प्रूव भी कर सकते हैं, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में देखेंगे। अब समझते हैं कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो हमने देखा कि जब हम क्रिएट सर्वर करते हैं उसमें कॉल बैक पास करते हैं, उसमें हमें दो ऑब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। तो उसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है REQ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, वो क्या हमें देता है। जैसे कि हमने देखा अगर हम request.url करें तो हमें वो एंड पॉइंट देखने को मिलता है जिस एंड पॉइंट पर यूज़र ने रिक्वेस्ट की थी। उसके बाद अगर हम request.method करें तो हमें वो सारे मेथड्स देखने को मिलते हैं HTTP मेथड्स की, कौन सा मेथड है, वो गेट है, पोस्ट है, पुट है, पैच है, डिलीट है, या फिर और कौन सा मेथड है। उसके बाद है कि अगर हम request.headers करें तो हमें वो सारे हेडर्स देखने को मिलते हैं, जो भी हेडर्स हमें यूज़र ने पास किए। मान लो यूज़र ने हमें कोई ऑथेंटिकेशन टोकन भेजा है तो वो हमें request.headers में देखने को मिलेगा। अब हो सकता है कि ये सारी चीज़ें आपको ओवरवेलमिंग लग रही हो, लेकिन जब हम अपना एक्चुअल बैकएंड बनाएंगे पूरा, तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर करता हूँ console.log request.headers को, एंड मैं यहाँ पर अगेन console.log करता हूँ request.method को, और इसको मैं सेव करूँगा फाइल को, और अपने सर्वर को करूँगा रीस्टार्ट, और साथ ही साथ मैं इसको फुल विंडो में कर लूँगा। साथ ही साथ हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम console.log में ऊपर यहाँ पर console.log एक और लगाते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं headers, और इसको मैं रेप्लिकेट करूँगा, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा क्या, मेथड। फाइल को सेव करेंगे अगेन, एंड हम सर्वर को रीस्टार्ट करेंगे। इसके बाद जैसे ही हम अपने थंडर क्लाइंट पे जाएंगे जहाँ से हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे थे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको हेडर्स देखने को मिल रहा होगा। हमें यहाँ पर हेडर्स पर जाएंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर मान लो हमें कोई ऑथेंटिकेशन टोकन भेजना है, तो हमने यहाँ पर मान लो एक अपना टोकन की सेंड की, और उसमें कुछ भी वैल्यू सेंड कर दी। मान लो मैंने सेंड कर दी XYZ। उसके बाद हम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो हमें दिस इज़ रिटन बाय Code2 देखने को मिल गया, और हम यहाँ पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो टोकन है वो XYZ। मीन्स जो भी यूज़र हेडर्स में चीज़ें भेजता है वो हमें request.headers में देखने को मिलती है, और यहाँ पर
कुछ और भी आपको हेडर्स देखने को मिल रहे होंगे। ये जो हेडर्स हैं वो जब भी हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जैसे कि होस्ट क्या था, जिस होस्ट पर रिक्वेस्ट सेंड की गई, उसके बाद ये क्या क्या एक्सेप्ट करता है एंड ब्ला ब्ला और भी चीज़ें। इसके बाद आपको जो मेथड है यहाँ पर गेट मेथड है जो कि देखने को मिला, जो कि हमने यहाँ से सेंड किया था गेट मेथड। अगर मान लो हम यहाँ पर पोस्ट सेंड कर देते हैं, अभी हमने मेथड्स को हैंडल नहीं किया है, तो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो सक्सेसफुली चली जाएगी और यहाँ पर हमें मेथड में अब पोस्ट देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि कैसे हम निकाल सकते हैं कि यूज़र ने कौन कौन से हेडर सेंड किए और यूज़र ने किस मेथड पर हमारा जो है रिक्वेस्ट सेंड की है। इसके बाद है कि हम यूज़र का पोस्ट डेटा कैसे हैंडल कर सकते हैं। पोस्ट मेथड का यूज़ किया जाता है जब भी यूज़र को किसी डेटा को सेंड करना हो, तो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे चलिए समझते हैं। उसके पहले मैं क्या करूँगा कि ये सारा कोड जो है वो कमेंट आउट कर दूँगा। जब भी यूज़र कोई डेटा भेजता है पेलोड में, जब भी वो पोस्ट रिक्वेस्ट करता है या फिर पुट रिक्वेस्ट भी हो सकती है या फिर पैच रिक्वेस्ट भी हो सकती है, वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पोस्ट रिक्वेस्ट ही हो। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अगर हम HTTP सर्वर का यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बॉडी एक वेरिएबल लेंगे एंड यूजिंग लेट कीवर्ड यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट ऑन। हमारे पास ऑन मेथड होता है जिसमें हमें अपना इवेंट देना होता है कि किस किस इवेंट को हमें लिसन करना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देंगे डेटा, क्योंकि जो भी यूज़र हमें डेटा सेंड कर रहा है वो डेटा हमें चाहिए। सेकंड आर्गुमेंट जो होता है वो लिसनर, मीन्स हमें यहाँ पर कॉलबैक पास करना होता है। इस कॉलबैक में हमें चंक्स देखने को मिलते हैं और क्या करेंगे, हम बॉडी में वो चंक्स सारे ऐड करते जाएंगे और हम यहाँ पर भेज दे देंगे चंक। इसके बाद हम अगेन रिक्वेस्ट डॉट ऑन मेथड को यूज़ करेंगे इवेंट को लिसन करने के लिए और इस बार हम लिसन करेंगे एंड इवेंट को। एंड अगेन जैसे ही ये जो एंड इवेंट फायर होगा हम यहाँ पर बॉडी को कंसोल लॉग कर लेंगे और यहाँ से हम एक रिस्पॉन्स भी जो है वो एंड कर देते हैं। फाइल को सेव करेंगे और अपने सर्वर को हम करेंगे रीस्टार्ट। अब हमें जो डेटा है भेजने के लिए हम यहाँ पर पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे, क्योंकि जनरली जो है वो पोस्ट मेथड में ही डेटा को सेंड किया जाता है। और यहाँ पर आप बॉडी देख रहे हैं, इस बॉडी में जाएंगे और हम जेसन फॉर्मेट में डेटा को सेंड करेंगे। जेसन फॉर्मेट में मान लो हमने यहाँ पर एक जेसन बनाया, हमने दिया नेम इक्वल लोकेंद्र, रिक्वेस्ट सेंड की, रिस्पॉन्स मिला और आप देख रहे हैं जो हमने सेंड किया था वो हमें उस बॉडी वेरिएबल में देखने को मिल गया। हुआ क्या, जैसे ही हमने डेटा सेंड किया तो यहाँ पर डेटा इवेंट है उसमें चंक्स में थोड़ा थोड़ा डेटा आता गया और जैसे जैसे आया हमने उसे बॉडी में ऐड करते चलेगा और जैसे ही पूरा डेटा आ गया तो हमने उस बॉडी को कंसोल लॉग कर लिया। जब हमने कंसोल लॉग किया तो हमें एज इट इज़ वो जेसन ऑब्जेक्ट देखने को मिल गया। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि कैसे हम जो डेटा यूज़र भेज रहा है उसे हम हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद है स्टेटस कोड कैसे सेंड करना है। हम करेंगे रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड और जो पहला आर्गुमेंट होता है वो होता है उसमें हमें कौन सा स्टेटस कोड भेजना है, या फिर आप नॉर्मल res डॉट स्टेटस कोड जैसा कि एक बार मैंने यूज़ किया था 404 स्टेटस को सेंड करने के लिए, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टेटस कोड के जो कि आप नॉर्मली यूज़ करेंगे। 200 सक्सेस के लिए होता है, 201 अगर यूज़र ने कोई डेटा भेजा और वो आपने सक्सेसफुली अपने डेटाबेस में सेव कर लिया तो क्रिएटेड के लिए 201। उसके बाद है 404 अगर यूज़र ने किसी ऐसे एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट की जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, और उसके बाद है 500 अगर कोई सर्वर एरर आता है। ये तो सिर्फ 3-4 ही थे, ऐसे बहुत सारे स्टेटस कोड होते हैं, उन्हें आप गूगल करके खुद से ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद प्रॉस एंड कॉन्स अगर हम यूज़ करते हैं प्योर नोड सर्वर का, जैसे अभी देखा कि हम HTTP मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं, इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या क्या हैं। तो प्रॉस तो सबसे पहला है कि हमें किसी भी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो HTTP मॉड्यूल है वो एक बिल्ट इन पैकेज है। उसके बाद ये लाइट वेट है और ये अंडरस्टैंड हाउ नोड वर्क्स इंटरनली। अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो हमें समझ में आता है कि नोड इंटरनली कैसे काम करता है। लेकिन कॉन्स जो हैं वो है कि हमें मैनुअली राउटिंग करनी पड़ती है, मीन्स हमें रिक्वेस्ट डॉट URL इफ़ एल्स लगाने पड़ते हैं मल्टीपल कि किस URL पर यूज़र रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। हमें मैनुअली बॉडी पार्सिंग करनी पड़ती है, जैसा कि अभी हमने देखा कि हमें डेटा इवेंट को लिसन करना पड़ रहा था अगर हमें बॉडी को चाहिए जो भी डेटा यूज़र भेज रहा है। उसके बाद है कि हम इसमें कोई भी मिडिलवेयर का यूज़ नहीं कर सकते अगर हम HTTP मॉड्यूल का यूज़ कर रहे हैं। मिडिलवेयर क्या होते हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में डिटेल में पढ़ेंगे, और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ
कि मान लो यूज़र ने किसी ऐसे रूट पर रिक्वेस्ट सेंड की जिसमें यूज़र का ऑथेंटिकेट होना मीन्स यूज़र का लॉग्ड इन होना ज़रूरी है। तो बीच में जो होता है वो होता है मिडिलवेयर, जो कि चेक करता है कि क्या यूज़र जो ऑथेंटिकेट है। अगर यूज़र ऑथेंटिकेट है तो मिडिलवेयर उसे रिक्वेस्ट को आगे जाने देगा, अदरवाइज मिडिलवेयर वहीं से उसको रिस्पॉन्स सेंड कर देगा कि आप को पहले लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस रूट पर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो मिडिलवेयर कुछ इस प्रकार काम करते हैं। इसके बाद ये हार्ड होते हैं स्केल करने के लिए। मान लो आपको बहुत बड़ी ऐसे APIs बनानी है, बहुत सारी एंड पॉइंट्स बनाने हैं, तो क्या आप मल्टीपल इफ एल्स लिखते ही चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए हम मोस्टली लोग इसका यूज़ नहीं करते, और इसलिए हम Express.js का जो यूज़ है वो आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। तो ये था HTTP सर्वर यूजिंग HTTP मॉड्यूल्स के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम राउटिंग एंड क्वेरी पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।